हेलो बच्चों। तो कल की क्लास में हमने आइडियल और नॉन आइडियल पढ़ा था। उसको हम सब आगे बढ़ाते हैं। आइडियल नॉन आइडियल का आपको पता होगा। आइडियल सॉल्यूशन मैंने बोला था कि जो राउंड्स लॉ को फॉलो करेगा, और वैसा सॉल्यूशन जहां पे मिक्सिंग से पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और मिक्सिंग के बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम होगा। इस केस में क्या होगा, डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो होगा, डेल्टा बी मिक्सिंग भी क्या होगा, जीरो। और आपको बताया था मैंने नॉन आइडियल में क्या है, वैसा सॉल्यूशन जो रॉड्स लॉ को ओबे नहीं करेगा। तो इसमें दो टाइप होगा आपका, नेगेटिव डेविएशन वाला और एक पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन की क्या बात है, पॉजिटिव डेविएशन कैसा होगा, जहां मिक्सिंग से पहले स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा और मिक्सिंग के बाद वीक बॉन्ड होगा। उस केस में क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन होगा। वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का आपके थ्योरेटिकल डाटा से ज्यादा आएगा एक्सपेरिमेंटल डाटा। तो उस केस में क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन होगा, वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, आपके कैलकुलेटेड वैल्यू से ज्यादा आएगा। इसलिए हम सब बोलेंगे कि पॉजिटिव डेविएशन है। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा, डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि मिक्सिंग से पहले स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ज्यादा एनर्जी लगेगा तोड़ने में, और मिक्सिंग के बाद कम एनर्जी रिलीज होगी, इसलिए एंडोथर्मिक है। डेल्टा भी मिक्सिंग भी पॉजिटिव होगा, मतलब कि आप जो सॉल्यूशन मान लो एक लिक्विड 500 था, एक दूसरा 500 था, 500 ml अगर मिलाओगे तो 1000 ml ना होके 1000 ml से थोड़ा वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा। तो डेल्टा भी की वॉल्यूम, डेल्टा भी मिक्सिंग पॉजिटिव होगा। उसी तरह नॉन आइडियल का जो नेगेटिव डिविजन था उसमें क्या होगा कि मिक्सिंग से पहले वीक बॉन्डिंग होगा, मिक्सिंग के बाद स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी। और इस केस में क्या होगा कि डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगा, एक्सोथर्मिक मतलब निगेटिव, और डेल्टा भी क्या होगा, निगेटिव। तो ये कल हमने पढ़ा था। एक टॉपिक है इसमें एजियोट्रॉप्स। जब आप एनसीईआरटी खोलोगे तो एक क्वेश्चन आता है एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स टॉपिक है, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एजियोट्रॉप्स क्या है? एजियोट्रॉप्स क्या है, आप कोई भी सॉल्यूशन ले लो, कोई सॉल्यूशन है, उसमें लिक्विड 1 है, लिक्विड 2 है, दो लिक्विड से मिला हुआ है, लिक्विड 1 है, लिक्विड 2 है। ये एजियोट्रॉप जो है, एजियोट्रॉप मिक्सचर बोल सकते हो। इस एजियोट्रॉप की सॉल्यूशन की खासियत क्या है कि इसमें जो दो लिक्विड है उसका कंपोजिशन जो है वेपर फेज में और लिक्विड फेज में कंपोजिशन क्या होता है, सेम होता है। और वेपर फेज में लिक्विड फेज में कंपोजिशन सेम होगा, और इस लिक्विड को हम सब सेपरेट नहीं कर पाएंगे। सेपरेट हम सब इस लिक्विड को नहीं कर सकते। तो ऐसे मिक्सचर को हम सब एजियोट्रॉप्स बोलते हैं। इसमें भी एजियोट्रॉप्स में भी दो पार्ट है। एक है आपका मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, और एक है आपका मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मैं फिर से बताता हूं, एजियोट्रॉप में क्या होगा कि वेपर फेज में, मतलब यहाँ वेपर फेज में जो लिक्विड 1 है और लिक्विड 2 है, उन उसका कंपोजिशन वेपर फेज में भी सेम होगा और लिक्विड फेज में भी कंपोजिशन सेम होगा। ऐसे लिक्विड को एजियोट्रॉप्स बोलते हैं। इसका एक फिक्स प्रोपोर्शन होगा, फिक्स होगा, जो आपको याद नहीं करना है, गिवन होगा, निकालना भी नहीं है। और इस सॉल्यूशन की एक फिक्स बॉइलिंग पॉइंट होती है। फिक्स बॉइलिंग पॉइंट होने के कारण दोनों लिक्विड को हम सब सेपरेट नहीं कर सकते। अब इसमें दो पार्ट है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ये कैसे हम पता करेंगे? तो आपको कल मैंने पढ़ाया था कि नॉन आइडियल में दो पार्ट है, एक है सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। तो जो सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन है वही वाले मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाते हैं, और सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन वाले मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ये कैसे? तो मैं दो एग्जांपल आपको देता हूं, इथेनॉल एंड वाटर। इथेनॉल और वाटर का एजियोट्रॉप बनता है जिसमें 95% वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल है, 95% वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल है, और 5% वाटर है। जब 95% इथेनॉल और 5% वाटर का हम लिक्विड बनाते हैं, मिक्सचर बनाते हैं, तो ये जो सॉल्यूशन है वो एजियोट्रॉप्स बनता है। इन दोनों लिक्विड को हम फर्दर सेपरेट नहीं कर सकते हैं। इस दोनों लिक्विड का क्या होगा, जो अमाउंट होगा, मोल फ्रैक्शन होगा, लिक्विड फेज में सेम होगा और गैसेस फेज में सेम होगा। अब ये जो लिक्विड है, ये जो लिक्विड है इथेनॉल प्लस वाटर का, इसका जो डेविएशन होता है पॉजिटिव डेविएशन होता है। मतलब रावल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग रावल्ट्स लॉ को ये फॉलो नहीं करेगा, और इसका जो वेपर प्रेशर आएगा वो पॉजिटिव डेविएशन आएगा। मतलब कैलकुलेटेड वैल्यू से इसका जो डाटा आएगा, डाटा को ज्यादा आएगा।
तो वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा। आपने कल पढ़ा था नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो टाइप, पॉजिटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर थ्योरेटिकल डाटा से ज्यादा आएगा और नॉन आइडियल में जो निगेटिव डेविएशन था उसमें वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड डाटा से कम आता है। तो यहाँ पे जो है ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या, वेपर प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। तो वेपर प्रेशर इंक्रीज करना मतलब क्या है, आपको पता है कि वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जिस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बढ़ेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, इसलिए इसको बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एज ड्रॉप। एक एग्जांपल मैं मैक्सिमम बॉइलिंग एज ड्रॉप का देता हूं। जब नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर, यहाँ कंपोजिशन क्या है कि 63% नाइट्रिक एसिड है, शायद 63 68 है, देख लेना नोटबुक में, शायद 68% है, और 32 8 तो 10 ठीक है 32% वाटर। इन दोनों का जब सॉल्यूशन बनता है तो मैक्सिमम बॉइलिंग एज ड्रॉप बनता है। इसमें क्या है, ये भी जो है जो सॉल्यूशन बनेगा लिक्विड फेज में और गैसेस फेज में कंपोजिशन सेम होगा। इस लिक्विड का भी एक अपना डिफरेंट प्रोपोर्शन होगा जो मैं लिखा है 68% नाइट्रिक एसिड 32% वाटर। इस कंपोजिशन में जो बनेगा वो एजियोट्रॉप्स बनेगा, उसको बोलेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। इसको मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। नेगेटिव डेविएशन का मीनिंग क्या है बाबू, नेगेटिव डेविएशन का मीनिंग है कि वेपर प्रेशर क्या होगा, लोअर होगा। वेपर प्रेशर लोअर मतलब कि कैलकुलेटेड डाटा से वैल्यू क्या होगी वेपर प्रेशर की, कम होगी। तो जब वेपर प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा। तो ये टॉपिक है, एक बार आप अच्छे से इसको देख लो। ये था आपका एजियोट्रॉप जो काफी इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं इसको और पढ़ाऊंगा, आपको मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया है, इस वजह से क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी मैंने इसका इंट्रोडक्शन दे दिया है, आप एनसीईआरटी बुक पढ़ना, इतना लिखा होगा। तो आप एक बार एनसीईआरटी बुक से एजियोट्रॉप्स जरूर पढ़ेंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप सबसे इंपॉर्टेंट है, खासकर मेंस एडवांस के एग्जाम के बेस से। अब हम लोग को पढ़ना है बाबू कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता क्या है, तो वैसा प्रॉपर्टीज जो नंबर पे डिपेंड करता है, नेचर पे डिपेंड नहीं करता है। अब ये कैसे फील होगा, तो मैं 4 टाइप का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ना है, मैं पहले बता रहा हूं। सबसे पहला है रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा है आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और चौथा है ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। मैं बताता हूं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मीनिंग। वैसा प्रॉपर्टी जो नेचर पे डिपेंड ना करके नंबर पे डिपेंड करता है, मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है नेचर पे डिपेंड नहीं करता, नंबर पे डिपेंड करता है। अब कैसे समझते इसको समझाता हूं मैं आपको पता है कि हर लिक्विड का एक खास वेपर प्रेशर होता है एक किसी खास टेम्परेचर पे। मान लो कि लिक्विड है, लिक्विड वाटर ही लेता हूं, लिक्विड वेपर प्रेशर ऑफ वाटर है, ये प्योर वाटर है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर है 25 डिग्री सेल्सियस। मान लो मैं 25 mm ले लिया, 25 mm। तो हर लिक्विड का जो आपका वेपर प्रेशर है टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो हर टेम्परेचर पे हर लिक्विड का वेपर प्रेशर कुछ अपना डिफरेंट होगा। तो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस मैंने 25 mm ले लिया। और आपको पता होगा जब आप पढ़े होंगे पीछे, मैंने वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड लिक्विड पढ़ाया है कि जब सॉल्यूट डालते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ये जो आपका लिक्विड वाटर है, वाटर जो है आपका वोलेटाइल कंपोनेंट है। जितने भी लिक्विड होते हैं सब वोलेटाइल होते हैं, मतलब जो उड़ सके, स्केपिंग टेंडेंसी हो जिसमें। अब जैसे जो सॉलिड है, शुगर है, यूरिया है, नमक है, चीनी है, इन लोगों में ये सब नॉन वोलेटाइल होते हैं, मतलब स्केपिंग नहीं होगी, उड़ेंगे नहीं। तो मान लो जब आप डालोगे कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मीनिंग क्या, शुगर हो, ग्लूकोज हो, नमक हो, चीनी हो, तो ऐसे डाल लेते नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल लेते, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर घट जाता है। मान लो आप डाले अमाउंट ऑफ शुगर कुछ भी हो, मतलब नहीं है, आप कुछ चीनी डाले और इसका वेपर प्रेशर घट के अब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकला हो, ये 20 mm हो गया। तो ये मैं दिखाना चाह रहा हूं कि अगर आप किसी सॉल्वेंट में
कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालोगे, अब आप किसी सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट मतलब लिक्विड, किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डालोगे तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर घट जाएगा। यहाँ आप देख सकते हो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर 25 डिग्री लिखा था, 25। कुछ खास अमाउंट ऑफ शुगर मैंने डाला है तो कितना हो गया सॉल्यूशन का 20 मतलब 25 से 20 हो गया। तो ये जो घटना है, मान लो अब मैं ऐसा बोलता हूँ कि मैंने 1 मोल शुगर डाला, कितना डाला 1 मोल शुगर, 1 मोल शुगर के डालने से कितना घटा है बाबू 25 से 20, 5 ml का डिक्रीज हुआ है। अगर मैं कोई दूसरा लूं, वाटर के अमाउंट सेम हो वाटर के अमाउंट जहां जितना यहाँ पे लेंगे उतना ही लेंगे यहाँ पे, और मैं 1 मोल अगर यूरिया डालूं, ये भी वाटर सेम है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस ले रहा हूँ, ये भी सॉल्यूशन जो है 25 पे, ये भी 25 पे, वेपर प्रेशर सेम होगा 25 ml। और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन में मैंने मिलाया है यूरिया, इस सॉल्यूशन में मैंने मिलाया है शुगर, तो यहाँ पे प्रेशर कितना आएगा, यहाँ पे बाबू 20 ml आएगा। अब ये देखो आपको अटपटा लगना चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे शुगर मिलाया है, शुगर का नेचर अलग है, यहाँ मैंने यूरिया मिलाया है तो यूरिया का नेचर अलग है, तो दोनों में जो घटने का वेपर प्रेशर है दोनों में डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन दोनों में सेम है। तो मालूम चलता है कि कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज है जो सिर्फ नंबर पे डिपेंड करते हैं। 1 मोल का वैल्यू पता है आपको 6.022 into 10⁻23, 1 मोल शुगर 1 मोल यूरिया। अगर आप नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल सेम डालोगे तो सेम वेपर प्रेशर घट रहा है। तो ये भी जो वेपर प्रेशर का घटना भी है, ये भी क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। मतलब वेपर प्रेशर का यहाँ पे जो लोअर डाउन हो रहा है, ये जो घट रहा है, ये जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जो नेचर पे डिपेंड ना करके नंबर पे डिपेंड करता है। तो फिर से मैं बताता हूँ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का डेफिनेशन, वैसा प्रॉपर्टीज जो नेचर पे डिपेंड ना करके नंबर पे डिपेंड करे, नंबर ऑफ सोल्यूट पे या कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करे, उसे हम सब बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। जैसे एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ, मैंने एक सॉल्यूशन लिया है, वाटर में यहाँ पे शुगर डाला है, यहाँ वाटर में यूरिया डाला है, दोनों सॉल्यूशन का टेम्परेचर सेम है 25 डिग्री 25 डिग्री। यहाँ भी मैंने 1 मोल शुगर डाला तो सॉल्यूशन का प्योर सॉल्वेंट का था 25, सॉल्यूशन का था 20, कितना घट के हुआ 5 घटा। यहाँ भी वेपर प्रेशर कितना था सॉल्यूशन का 25, सॉल्यूशन कितना है, सॉरी वेपर प्रेशर ऑफ वाटर कितना है 25, सॉल्यूशन कितना है 20, यहाँ भी सेम घटा है। तो दोनों जगह जो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, सेम डिक्रीज हो रहा है। तो आप देखेंगे कि दोनों में नंबर ऑफ मोल सेम है, दोनों में 1 मोल शुगर का पार्टिकल सेम है और यूरिया का, दोनों का नंबर सेम है, लेकिन दोनों का नेचर अलग है। शुगर की प्रॉपर्टी अलग होगी, यूरिया की प्रॉपर्टी अलग होगी, तो दोनों का नेचर डिपेंड है, नेचर अलग है, लेकिन नेचर पे ये प्रॉपर्टी डिपेंड नहीं कर रहा है। यहाँ जो लोअर डाउन हो रहा है 25 से 20, ये नेचर पे डिपेंड ना करके नंबर पे डिपेंड कर रहा है। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, वैसा प्रॉपर्टीज जो नंबर पे डिपेंड करता है उसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पर बोलते हैं हम लोग। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ना हम लोगों को, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा डिप्रेशन इन फिलिंग पॉइंट, चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर। मैं पहले को डील करता हूँ। 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ना है। सबसे पहला है रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब फिर से बात करते हैं कि ये घटता भी क्यों है। प्योर सॉल्वेंट है, मान लो प्योर सॉल्वेंट है, वाटर ही ले लेते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, मान लो 25 mm है। कोई वाटर है, प्योर वाटर हमने लिया 25 डिग्री पे, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर 25 mm है। हर लिक्विड का अपना टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है वेपर प्रेशर, तो 25 mm है। मैं ये भी बता दे रहा हूं, जब वाटर प्योर फॉर्म में होगा तो यहाँ पे क्या होगा, हर जगह वाटर के मॉलिक्यूल होंगे, मतलब ऑन द सरफेस, फिर नीचे क्या होंगे, वाटर के सरफेस होंगे। एस्केपिंग टेंडेंसी चलता कैसे बाबू, कोई लिक्विड यहाँ से तो आगे नहीं उड़ जाएगा, पहले ये लेयर उड़ेगा, फिर ये लेयर, फिर नीचे वाला लेयर, ऐसे ही उड़ता है। तो ये जो प्योर वाटर था तो सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल थे, हर जगह वाटर के मॉलिक्यूल थे। लेकिन अगर मैंने कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया, तो आपने पढ़ा है सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी
कि सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, मतलब हर जगह क्या होंगे, समान मात्रा में होंगे। तो ये जब प्योर वाटर था तो हर जगह वाटर का मॉलिक्यूल था, वाटर का था कहानी। लेकिन जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला आपने, मान लो आपने शुगर ही डाल दिया, शुगर डाल दिया तो अब शुगर के पार्टिकल आ जाएंगे। शुगर के पार्टिकल को मान लो मैं ऐसे कलर से दिखा रहा हूँ, डार्क से, ये शुगर के पार्टिकल आ गए। हर जगह क्या होंगे, शुगर के पार्टिकल का कंपोजिशन क्या होगा, सेम होगा। अब इससे क्या होता है कि लिक्विड का वेपर से घट जाता है। क्यों? पहले जब प्योर वाटर था तो हर जगह वाटर का मॉलिक्यूल था, एक लेयर उड़ेगा फिर दूसरा लेयर उड़ेगा। अब क्या है, सरफेस पे कुछ चीनी के मॉलिक्यूल आ गए। अब ये चीनी के मॉलिक्यूल जो आ गए हैं, इसको तो ये वाटर धकेल नहीं सकता है, ये उड़ेगा नहीं, ये नहीं उड़ेगा तो इसको भी नहीं उड़ने देगा, ये नहीं उड़ रहा है इसको भी नहीं उड़ने देगा। तो जैसे हम किसी सॉल्यूट को मिलाते हैं, सॉल्यूट मतलब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का घट जाता है। इसका कारण क्या बोलते हैं कि वो सरफेस पे चला आता है, खुद नहीं उड़ेगा, दूसरे को भी, नीचे वाले वाटर मॉलिक्यूल को भी उड़ने नहीं देगा। एक तो ये लिखा होता है। या दूसरा बोलते हैं कि है ना, उन लोगों के बीच में इंटरेक्शन होता है, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में कोई इंटरेक्शन होता हो, जो सॉल्यूट है सॉल्वेंट को पकड़ लेता हो कि मत उड़ो मत उड़ो। इस टाइप से आप बोल सकते हैं कि किसी भी लिक्विड में जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो सॉल्वेंट जो लिक्विड होता है उसका वेपर प्रेशर घटता है। उसका दो कारण है, एक तो ऑन द सरफेस आ जाने के कारण वेपर प्रेशर घट जाता है। ऑन द सरफेस आने के कारण रेट ऑफ वेपराइजेशन घट जाएगा। जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है, ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एस्केपिंग हो रहे थे अब कम होंगे। क्यों? ऑन द सरफेस में सॉल्यूट पार्टिकल आ गया, जो नॉन वोलेटाइल है वो तो उड़ेगा नहीं, वो नहीं उड़ेगा तो नीचे वाले को भी उड़ने नहीं देगा। तो जब कभी हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो वेपर प्रेशर घटने का कारण क्या है, वो सरफेस पे चले आते हैं, रेट ऑफ इवेपोरेशन घट जाएगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन घट जाएगा, वेपर प्रेशर घट जाएगा। एक तो ये है। या दूसरा बोलते हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट में इंटरेक्शन हो जाता है, मतलब सॉल्यूट जो है सॉल्वेंट के को किसी फोर्स से खींचता हुआ, वीक फोर्स से, तो सॉल्वेंट जल्दी स्केपिंग टेंडेंसी सॉल्वेंट की घट जाती होगी, ये भी हम बोल सकते हैं। तो ये आप याद रखना कि जब कभी किसी लिक्विड में हम सब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर घट जाएगा। अब देखो मैं बोल रहा हूं, लेट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट P01, कोई सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर मैंने P01 मान लिया है। अभी आप देखते हो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, सॉल्यूशन का कम होगा। अभी मैंने दिखाया था 25 से 20 हो जा रहा था। अब बता रहा हूँ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर सॉल्यूशन मतलब क्या, इस सॉल्यूशन में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा, इसका मैंने P1 मान लिया। ये P01 मैंने माना है जब लिक्विड प्योर था, प्योर सॉल्वेंट का मैंने माना है, सॉल्यूशन का माना है P1। तो आपको पता होगा डेल्टा P, डेल्टा P क्या है बाबू, P01 माइनस P1 है। आपको पता है कि सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर कम होगा, लिक्विड जो सॉल्वेंट प्योर सॉल्वेंट था उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो डेल्टा P इक्वल टू हम सब लिखते हैं P01 माइनस P, और इस डेल्टा P को हम सब बोलते हैं लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जैसे मैंने पहले बताया था कि वाटर है, मान लो वाटर है, वाटर का वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, लिख देता हूँ वाटर जो है 25 डिग्री पे कितना है, 25 mm है। अब मैंने इसमें कुछ अमाउंट शुगर डाला, शुगर डालने से वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, मान लो 20 हो गया। तो कितना घटा, 5। इसी को मैं लिखूंगा, इसको P0 है, प्योर वाटर है, इसका लिखूंगा P01, सॉल्यूशन का लिखूंगा P1। तो डेल्टा P क्या होगा बाबू, P01 माइनस P1। P01 की वैल्यू कितनी है, 25 है, माइनस 20, कितना वैल्यू है, 5। इसी को डेल्टा P लिखते हैं, लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कितना घटा, कितना घटा मतलब क्या, सॉल्वेंट का प्योर स्टेट में और सॉल्यूशन में से माइनस कर देंगे, जो बनेगा उसको हम सब बोलेंगे लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बहुत आसान है। लिक्विड का जो सॉल्वेंट लिक्विड होगा उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, सॉल्यूशन में डिक्रीज हो जाएगा, तो डेल्टा P क्या है, P01 माइनस P1। और आपको पता है कि आप ये पढ़ चुके हैं, ये मैं इधर लिख देता हूं, ये टॉपिक क्या था, लोडिंग ऑफ, ये डेल्टा P जो है बाबू इसे बोलते हैं लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर।
अब ये डेल्टा पी इक्वल टू हो गया पी नॉट वन माइनस पी वन, और आपको राउंड्स में पता है P1 निकालना है पार्शियल प्रेशर, तो P1 डायरेक्टली टू x1 और P1 इज इक्वल टू P नॉट 1 इनटू x1, ये आपको पता है रॉबर्ट्स लॉ। बस कुछ नहीं करूंगा, डेल्टा P P1 की जगह पे ये डाटा डालूंगा P नॉट 1 x1 डाल सकते हैं, ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन को फर्दर ऐसे लिखेंगे, P1 अगर कॉमन ले लिए बाबू, P नॉट 1 कॉमन लेंगे तो 1 माइनस x1 हो गया। फिर आपको पता है कि x1 प्लस x2 दो मोल फ्रैक्शन का सम क्या होता है, 1 होता है, तो 1 माइनस x1 इक्वल टू क्या लिखूंगा, x2, तो इक्वेशन हो जाएगा डेल्टा p इक्वल टू p नॉट इनटू x2, ये इक्वेशन हो गया। अब देखो इस इक्वेशन को आगे बढ़ाते हैं, ये जो इक्वेशन है इसको लिखेंगे डेल्टा p नॉट 1 को नीचे ले आते हैं, डेल्टा p बाय p नॉट 1 इक्वल टू x2। अब यहाँ पे एक टर्म आएगा रिलेटिव लोडिंग। सेंट्रल बोर्ड में एक टॉपिक पूछता है डिफाइन रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, बच्चे फ्यूज जाते हैं। लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है, जितना घटा मतलब प्योर फॉर्म में और सॉल्यूशन में जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोडिंग क्या है, तो देखो ये वैल्यू को हम सब रिलेटिव लोडिंग बोलते हैं। क्या रिलेटिव लोडिंग क्या है, तो रेशियो ऑफ लोडिंग और डेल्टा पी को क्या बोल रहे हैं हम लोग बार बार, डेल्टा पी जो है लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो इट इज द रेशियो ऑफ लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट। मतलब कि लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट, इन दोनों का जो रेशियो होता है उसे बोलते हैं रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मैं फिर से बोल रहा हूँ, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर और लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर अलग है। लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये है डेल्टा पी, और रिलेटिव लोडिंग क्या है, तो लोडिंग ऑफ डेल्टा पी को क्या बोलते हैं, लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर बाय वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट। P नॉट 1 क्या है, P नॉट 1 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट। इन दोनों का जो रेशियो होता है उसे हम सब RLVP बोलते हैं। इस रेशियो को क्या बोलेंगे हम लोग, RLVP का शॉर्ट फॉर्म क्या है, RLVP का फुल फॉर्म क्या है, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये हो गया। अब इस इक्वेशन में डेल्टा P की जगह पे ये डाल दूंगा P नॉट 1, डेल्टा P पता है आपको, डेल्टा P नॉट 1 माइनस P1 बाय P नॉट इक्वल टू x2। x2 की जगह पे आप x2 को क्या लिखते हो, मोल फ्रैक्शन। x2 का मोल फ्रैक्शन मतलब क्या, मोल ऑफ N2 बाय N1 प्लस N2, ये जानते हो आप, बस यहाँ पुट करने जा रहा हूँ मैं, P1 इक्वल टू x2 मतलब N2 बाय N1 प्लस, ये फॉर्मूला बन गया। अब क्या है, एक मैं मानने जा रहा हूं फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन का मीनिंग क्या, सोल्यूट का मात्रा कम, तो यहाँ पे मैं करूंगा कि N2 जो है वो काफी छोटा है N1 से, तो यहाँ मैं N2 को नेग्लेक्ट करके बस P नॉट 1, मैंने मतलब ये माना है कि सॉल्यूशन है काफी डाइल्यूट है, डाइल्यूट मतलब सॉल्यूट की मात्रा काफी कम है, तो मैंने लिखा है यहाँ पे जो मोल ऑफ सॉल्यूट है सॉल्वेंट के साथ में काफी कम है, तो यहाँ पे इसको मैंने नेग्लेक्ट कर दिया, तो ये बन गया N2 बाई N1। इसी फॉर्मूला को मैं फिर यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, हटा रहा हूँ यहाँ पे। ये जो फॉर्मूला है P नॉट 1 P1 बाई P नॉट इक्वल टू N2 बाई N1, ये लास्ट फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला को हम सब मोल के टर्म में लिख लेंगे। N2 मतलब क्या, मोल ऑफ सॉल्यूट, N1 मतलब मोल ऑफ सॉल्वेंट, बस इसी को एक्सपेंड कर लेंगे, P नॉट 1 P1 बाई P नॉट इक्वल टू क्या W2 बाई M2 और हो जाएगा M1 बाई W1, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला से हम सब काम करेंगे। इस फॉर्मूला में क्या है, कुछ नहीं है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। P नॉट 1 जो है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट। P1 जो है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है। यहाँ जो N2 है बाबू वो मोल ऑफ सॉल्यूट था, N1 जो है मोल ऑफ सॉल्वेंट है, बस उसको मोल ऑफ फॉर्मूला में चेंज कर लिया है। ऐसे बता देता हूँ, W2 जो है वेट ऑफ सॉल्यूट है, M2 जो है मोलकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट है, M1 जो है मोलकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट है, W1 जो है मोलकुलर वेट ऑफ
सॉरी W1 जो है वेट ऑफ सॉल्वेंट है। इस पे मैं एक क्वेश्चन भी आपको करके दिखाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना या PDF जो टेलीग्राम पे होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, टेलीग्राम पे हर लेक्चर का नोट्स डाल देता हूँ, वहां से आप देख लिया करो। तो ये मैं हटा रहा हूँ। अब इस पे मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। ओवरऑल यही लास्ट फॉर्मूला है, इसी पे हम सब काम किया करेंगे। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, वो मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ आपको। एनसीईआरटी क्वेश्चन है कि एग्जांपल 2.6 है कि द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर। यहाँ पे लिक्विड जो है प्योर बेंजीन है, लिक्विड जो है प्योर बेंजीन है, उसका पी नॉट वैल्यू दिया हुआ है। ये बुक कर दिया होगा। चलो ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। 2.6 एग्जांपल है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, Vp ऑफ प्योर बेंजीन, प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर दिया हुआ आपको 0.850, मतलब ये जो वैल्यू है P01 है। और फिर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी होगा, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का है 0.845। आप देख सकते हैं सॉल्यूशन जो है प्योर फॉर्म में जो लिक्विड था तो ज्यादा था, सॉल्यूशन से घट गया। और जो वेट ऑफ सॉल्यूट है W2 है, वेट ऑफ जो सॉल्यूट है वो दिया हुआ है 0.5 ग्राम, 0.5 ग्राम। मोलकुलर वेट सॉल्यूट का नहीं पता है, जो सॉल्यूट क्या है वो नहीं दिया हुआ है। M2 आपको फाइंड करना है। W1 सॉल्वेंट भी दिया हुआ है, कितना है 39 ग्राम। और जो बेंजीन है तो आपको पता होना चाहिए बेंजीन का मोलकुलर फॉर्मूला, बेंजीन का मोलकुलर फॉर्मूला क्या होता है बाबू, CCS6। ये आप निकालोगे 2272 ये आएगा। बस कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला डाल देना है P01 P1 by P0 W2 into M1 by M2 into W। मैं फिर से बोल रहा हूँ P01 क्या है, प्योर लिक्विड का 0.850 माइनस P1 सॉल्यूशन का 0.845 by 0.850। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है 0.5। M1 मोलकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कितना है बेंजीन का 78। M2 फाइंड करना है, W1 वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है 30। इस इक्वेशन को सॉल्व करो, M2 आ जाएगा। ऐसे करके आप बनाओ। तो आज तक हम यहीं तक रहने देते हैं टॉपिक को। अगली क्लास में हम सब और आगे बात करेंगे रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, फिर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन और ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ओके बाय।